देखते हैं पेशेंट कंफर्टेबल फील कर रहा है तो उसको निकालेंगे, उसकी जो है कंफर्टेबिलिटी हमारे लिए जो सबसे पहली प्रायोरिटी है। Myself Daud Tahir and today my topic is pancreatitis. पैंक्रियाटाइटिस क्या चीज है? पैंक्रियाटाइटिस बेसिकली दो चीजों से रिश्ता है, एक है पैंक्रियास और दूसरा है टाइटिस। अब पैंक्रियास तो हमारा एक पैंक्रियास हो गया, टाइटिस मीन इन्फ्लामेशन। अब पैंक्रियास में जो इन्फ्लामेशन हो जाती है उसको हम बोलते हैं पैंक्रियाटाइटिस। तो ये बेसिकली एक इन्फ्लामेटरी कंडीशन है पैंक्रियास की, और ये इसमें दो चीजें हो सकती हैं। इसमें वो पैंक्रियाटाइटिस अक्यूट भी हो सकता है और दूसरा वो क्रोनिक भी हो सकता है। अब अक्यूट में क्या चीज है? अक्यूट में आपको पता है कि लेस देन 6 मंथ, जो वो कम से कम जो है वो 6 मंथ से ऊपर नहीं जाएगा। वो 1 महीने हो सकता है, वो 2 महीने का हो सकता है, वो 3 महीने का हो सकता है, 6 मंथ तक रहेगा। और उसके बाद जब वो 6 मंथ से उसकी जो बढ़ जाएगी तो वो चले जाएगा क्रोनिक में, तो वो कहलाएगा क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस। अब इसमें क्या है कि इसमें इसकी जो डिग्री है, माइल्ड जो एडिमा इससे स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है? सीवरेज हेमोरेजिक नेक्रोसिस तक जो है वो जाती है। आगे हम इसके काज पढ़ेंगे, इसके कौन कौन से काजेस हैं, किस किस वजह से ये होता है। तो सबसे पहले हमारे पास है द एग्जैक्ट कॉज ऑफ पैंक्रियाटाइटिस इज अननोन, मतलब इसका जो एग्जैक्ट कॉज है वो अननोन है। तो इसका जो एग्जैक्ट कॉज है वो अननोन है, तो यानी कि ये इडियोपैथिक है। अब किस किस वजह से होता है? हमारे पास जो दूसरी वजह जिनसे ये हो सकता है, जिनसे हम इसका होने का अंदेशा है, उसमें आ जाते हैं अल्कोहल कंजप्शन। हम जो है अक्सर अल्कोहल को उनकी कंजप्शन की वजह से हमें जो है ये पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है। हमें कोई ट्रॉमा हो गया उसकी वजह से हो सकता है, इन्फेक्शियस डिजीज की वजह से हो सकता है, हम कुछ इस तरह की हैवी ड्रग्स का यूज करते हैं तो उस वजह से हो सकता है। इसमें बाइलियरी ट्रैक्ट डिजीज भी आ जाता है और पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन में क्या है कि ऑपरेशन के बाद हम कोई किसी भी चीज का यानी कि सर्जरी करवाते हैं, किसकी? पैंक्रियास की, स्टमक की और ड्यूडेनम की। इसमें फिर इस सर्जरी के बाद हमें फिर जो है पैंक्रियाटाइटिस भी हो सकता है, ठीक है, पोस्ट ऑपरेटिव यानी कि ऑपरेशन के बाद। अब इसमें एक और आगे आ गई इसकी पैथोफिजियोलॉजी। इसमें क्या है? The enzyme cannot flow out of the pancreas because of an obstruction, यानी कि जो पैंक्रियाटिक एंजाइम है वो पैंक्रियास से बाहर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जाता? क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, ब्लॉकेज की वजह से उसमें ब्लॉकेज हो जाती है, इसलिए वो एंजाइम बाहर नहीं जा पाता। कंसीडर कर लें ये हमारा आ गया लीवर, ये ब्लैडर है, तो ये हमारे पास आ गया पैंक्रियास। ये हमारी राइट हेपेटिक डक्ट है और ये हमारी लेफ्ट। और इसमें क्या होता है, जब ये हमारी डक्ट जो है पैंक्रियास से जाकर अटैच करती है, लिंक करती है, तो ये पैंक्रियाटिक हेपेटिक डक्ट बन जाती है। इसमें अब क्या होता है, इसके अंदर ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है। ऑब्स्ट्रक्शन आने की वजह से अब क्या होता है कि एंजाइम जो है वो उसके अंदर जमा होते जाते हैं। इसका तो अब एंजाइम कैसे, इसके अंदर भी दो सेल होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन और एक होता है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन में क्या क्या मजीद 3 किस्म के होते हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अब जो एक्सोक्राइन है, एक्सोक्राइन में जो है एक्टिनर सेल्स होते हैं, और एक्टिनर सेल्स क्या करते हैं, वो हमारे जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उनको प्रोड्यूस करते हैं। अब डाइजेस्टिव एंजाइम वो प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसने तो अपना काम करना है, उसको क्या पता भाई आगे ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्लॉकेज है, क्या मसला है। वो एंजाइम प्रोड्यूस होते जाते हैं, ये एंजाइम प्रोड्यूस करता जाता है, आगे क्या होता है, ब्लॉकेज होती है। उस ब्लॉकेज की वजह से क्या होता है, जो डक्ट है वो रप्चर हो जाती है, यानी कि वो फट जाती है, एंजाइम बाहर जो है वो रिलीज हो जाते हैं। इस वजह से
ऑटो डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। जैसे ये इसने एंजाइम रिलीज किए, काम हद से बाहर चले गया, ओवर हो गया या रप्चर हो गई, एंजाइम बाहर निकल आया, तो वो ऑटो डाइजेशन स्टार्ट होगी, वो पैंक्रियाज को ही जो है वो डाइजेस्ट करना स्टार्ट कर देगी। इसमें अब क्या आ गया, इन क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस द एंजाइम्स प्रोड्यूस टिश्यू एट्रोफी। इसमें क्रोनिक जो पैंक्रियाटाइटिस है उसमें एट्रोफी हो जाती है। एट्रोफी शायद आपको पता हो कि जो है सेल का श्रिंक हो जाना, उसके स्ट्रक्चर और फंक्शन में जो है चेंज आ जाना, ठीक है। तो क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस में जो है एट्रोफी हो जाती है टिश्यू की। तो रिजल्ट क्या हो जाता है, पैंक्रियाज बिकम्स नेक्रोटिक ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई। तो वो जो पैंक्रियाज है उसमें वो नेक्रोटिक हो जाता है, और क्यों होता है, उसमें जो ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाती है। अब इसके जो डायग्नोस्टिक टेस्ट है, हमको किस तरह पता चलेगा। अब ये तो हो गया, ये सारा प्रोसेस हमें समझ आ गया, लेकिन हमें डायग्नोसिस के लिए भी तो कुछ चीज चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास होता है एब्डोमिनल सीटी स्कैन। हम अपने एब्डोमिन का सीटी स्कैन करवाते हैं। उसके बाद अल्ट्रासाउंड है हमारे पास, तो अल्ट्रासाउंड के जरिए उसको चेक कर सकते हैं पैंक्रियाटाइटिस को। और उसके अलावा हमारे पास एंडोस्कोपी भी होती है, एंडोस्कोपी के जरिए हम चेक करते हैं। और हमारे पास लास्ट में आ जाता है लेबोरेटरी एनालिसिस ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम। तो इसके जरिए ये है हमारे डायग्नोस्टिक टेस्ट, जिससे हमें पता चलता है कि पैंक्रियाटाइटिस हमें है या नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे मेडिकल मैनेजमेंट में। हम उसको किस तरह जो है मैनेज करेंगे। तो इसमें हम पेशेंट को एनपीओ स्टेटस में रखते हैं, उसको एनजी ट्यूब जो है वो इंसर्ट करते हैं टू डिक्रीज पैंक्रियाटिक स्टिमुलेशन। उसकी जो पैंक्रियाटिक स्टिमुलेशन हो रही होती है उसको डिक्रीज करने के लिए हम एनजी ट्यूब इंसर्ट करते हैं, और जो है उसको एडमिनिस्टर करते हैं आईवी फ्लूइड टू फुलफिल बॉडी रिक्वायरमेंट। उसकी जो बॉडी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए हम उसको आईवी फ्लूइड जो है वो एडमिनिस्टर करते हैं। उसके अलावा जो है क्लियर लिक्विड डाइट विद ग्रेजुअल प्रोग्रेशन। उसको जो उसकी डाइट पे भी जो पैंक्रियाटाइटिस जिस पेशेंट को होता है उस पर डाइट का भी बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। हमें उसकी डाइट को भी जो है वो भी सामने रख के उस पेशेंट को ट्रीट करना होता है कि हमने उसको डाइट किस तरह की देनी है। डाइट जो है सबसे ज़्यादा चीज़ को असरअंदाज करती है पेशेंट के ऊपर, तो हमने उसकी डाइट का भी ख्याल रखना है। जैसे लिखा हुआ है द डाइट शुड बी लो इन फैट एंड प्रोटीन, यानी कि डाइट में जो फैट है और प्रोटीन है वो लो होना चाहिए। अगर डाइट में फैट और प्रोटीन लो होगा तो इंशाल्लाह जो पेशेंट है वो रिकवरी की तरफ जाएगा। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है। नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले तो हमने पेशेंट का देखना होता है कि उसकी जो है पेन की लोकेशन क्या है। हम उसकी पेन की लोकेशन को जो है वो चेक करेंगे। और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ जाता है पेशेंट की, हमने पेशेंट को कंफर्टेबल जो उसकी पोजीशन है, किस पोजीशन पे किस जगह पे वो कंफर्टेबल फील करता है, हम उसे उस पोजीशन में रखेंगे। उस बेड पे अगर बेड जो है वो सीधा लेट के पेशेंट कंफर्टेबल फील कर रहा है तो उसको लेटा देंगे। तो उसकी जो है कंफर्टेबिलिटी हमारे लिए जो सबसे पहली प्रायोरिटी होती है। तो आगे हमारे पास दूसरा आ जाता है कि जो पेशेंट है उसको हम जो है इस तरह के रूम में रखेंगे जहाँ रेस्ट रूम में रखेंगे, साथ वॉशरूम भी हो ताकि उसको जो है कोई मुश्किल पेश ना आए। और लास्ट में हम ये बताएंगे कि आपको द पेशेंट रिमेन्स ऑन लो फैट हाई कैलोरीज एंड हाई कार्बोहाइड्रेट्स डाइट आफ्टर द डिस्चार्ज। तो हम पेशेंट को बताएंगे जब पेशेंट डिस्चार्ज हो जाएगा तो उसमें हम पेशेंट को फिर ये बताएंगे कि आपने जो है वो लो फैट जो है लो फैट वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी है, हाई कैलोरीज इसमें हो, हाई जो है कार्बोहाइड्रेट्स वाली चीज़ें आपने इस्तेमाल करनी है। तो हम पेशेंट को ये उनका पूरे का पूरा जो है हम उनको बना के देंगे टेबल कि आपने ये चीज़ें खानी है, इन चीज़ों से आपने परहेज करना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक पैंक्रियाटाइटिस।